नमस्कार बच्चों, मैं आज फिर आपके सामने क्षितिज भाग 1 से कविता कैदी और कोकिला लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की समस्त रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में शिल्प के अपेक्षा भाव को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दावली को छोड़कर आम जनता की बोलचाल की भाषा को अधिक महत्व दिया है। इनकी कविताएं बहुत ही सरल और सुग्राह्य मानी जाती हैं। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कैदी और कोकिला में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों के शोषण का अत्यंत बारीकी से वर्णन किया है। अपने समय की सुप्रसिद्ध कविताओं में से यह कविता भारतीय स्वतंत्रता के नायकों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यंत्रणाओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। कवि जेल में बंद है और जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति का गीत सुनाने को कहता है। कोयल अचानक आधी रात को चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को ही कारागार समझने लगी है। तो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला। कोकिला मीन्स कोयल। कैदी अर्थात अंग्रेजी शासन के समय पर जो काले पानी की सजा दी जाती थी बच्चों, स्वतंत्रता सेनानियों को उन्हें काल कोठरी में रखा जाता था। उस समय स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी कहा गया है। और कवि कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कवि कोयल से पूछते हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि हे कोयल, क्या गाती हो, क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, अर्थात तुम क्या बताना चाहती हो और अचानक फिर बताते बताते रुक जाती हो। हे कोयल बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। कवि कोयल से पूछते हैं, तुम क्या लेकर आई हो, यह किसका संदेश तुम लेकर आई हो। हे कोयल बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहते हैं कि ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं किसकी, उस कारागार की जहां पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्हें बंद करके रखा गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि कहते हैं ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं इस कारागार की और उसमें मुझे रखा गया है डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और मेरे साथ कैसे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। किन्हें रखा गया है, डाकुओं चोरों और बटमारों। बटमारों वो होते हैं बच्चों जो रास्ते में जाते हुए यात्रियों को लूट लेते हैं। बटमार यानी जो पिस्टल का गन का जो पिछला हिस्सा होता है उससे सर पर मार करके यात्रियों को लूटते हैं। तो कवि कहते हैं कि मुझे ऊंची ऊंची काली कारागार की दीवारों के बीच चोरों, डाकुओं और बटमारों के साथ रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना।
कवि कहते हैं कि हमें जीने के लिए यानी अंग्रेजी शासन इतना अन्याय करता है हम पर कि हमें जीवित रहने भर का खाना भी नहीं देता है, यानी हमको पेट भर खाने के लिए भी नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और ना ही हमें मरने देते हैं ताकि हम मर जाए। तड़प कर रह जाना अर्थात हमें जीवित मरते हुए जीवित छोड़ दिया गया है, अर्थात तड़प कर जीने के लिए छोड़ दिया गया है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर, हमारे जीवन पर दिन रात अंग्रेजी शासन का पहरा रहता है। हम कोई भी क्रियाकलाप करें, कोई भी कार्य करें, हमारे ऊपर कड़ी निगरानी रहती है। शासन है, कवि कहता है कि ये शासन है, वास्तव में ये शासन है। शासन कौन सा? अंग्रेजी शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? तम मीन्स बच्चों होता है अंधकार। तो यहाँ अंधकार से मतलब अन्याय से है, शोषण से है। अन्याय का प्रतीकार्थ है बच्चों शोषण, और अन्याय से लिया गया है। अंधकार मीन्स अन्याय और शोषण। तो कवि कहता है कि वास्तव में ये अंग्रेजी शासन नहीं है, ये तो या तो तम का प्रभाव, ये तो अन्याय और शोषण ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि हिमकर मीन्स बच्चों चंद्रमा। कवि कहते हैं कि इस काली रात में चंद्रमा भी निराश होकर के मीन्स चारों काला जो अंधकार है वो निराशा का प्रतीक है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों और शोषण का प्रतीक है। तो चारों तरफ निराशा ही निराशा है, कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। इस समय चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है, अर्थात जब चंद्रमा भी निराश होकर चला जाएगा तो चारों तरफ और अंधेरा हो जाएगा। रात भी काली और चारों तरफ कालिमामयी रात है। और इस काली रात में जगी क्यों आली? आली मीन्स होता है बच्चों सखी। कवि कहते हैं कि हे सखी, तुम इस काली रात में क्यों जगी हुई हो? जब चंद्रमा भी चला गया है निराश होकर के, चारों तरफ काला अंधकार है, ठीक है, तो इस समय तुम ही क्यों इस काली रात में जगी हुई हो? ये सब बातें बच्चों कोयल की आवाज सुनकर कवि कहते हैं। यहाँ बच्चों कवि ने कोयल को आली कहा है, अर्थात सखी कहा है। इसका मतलब है कि कोयल उससे बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर कोयल का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा बच्चों यहाँ पर प्रश्न शैली है, हर स्थान पर कवि प्रश्न कर रहा है। आपने देखा है कि वाक्य जहाँ पर अंत हो रहा है उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न शैली है और मानवीकरण अलंकार है। दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। अब बच्चों कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज को सुना और उससे पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीखी, क्यों चीख रही हो, क्यों हुक पड़ी। हुक का मतलब होता है चीख पड़ना, और चीख ऐसी नहीं, दर्द भरी चीख से जो कोई चीखता है उसे हुकना कहते हैं। वेदना पीड़ा। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो? तुम्हारी आवाज वेदना से भरी हुई है, दर्द भरी आवाज में क्यों चीख रही हो? हे कोयल बोलो तो। क्या लूटा है मृदुल वैभव की रखवाली सी? क्या लूटा है? हे कोयल, तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है क्या? तुम्हारा कुछ लुट गया है, इसलिए तुम इस वेदना भरी आवाज में चीख रही हो। अब बच्चों कवि अटकलें लगा रहे हैं यहाँ पर कि कोयल अगर आधी रात को चीख रही है तो, और वेदना भरे स्वर में चीख रही है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो कवि सोचता है कि हो सकता है कि कोयल का कुछ
कुछ लुट गया हो, कुछ छीन लिया गया हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल मीन्स होता है कोमल, वैभव मीन्स संपत्ति। अब बच्चों, कोयल की धन संपत्ति और दौलत क्या है? उसकी मधुर आवाज, उसका मधुर कंठ जो ईश्वर ने उसे प्रदान किया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, हे कोयल, तुम्हें ईश्वर ने इतना मधुर कंठ, इतनी मधुर आवाज प्रदान की है, तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। तो हे कोयल, बताओ तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या हुई बावली? क्या तुम पागल हो गई हो? बावली का बच्चों शाब्दिक अर्थ है पागल। क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? कोकिल बोलो तो, हे कोयल, क्या तुमने किसी जंगल की फैली हुई आग को देख लिया है, इसलिए तुम चीख रही हो? बच्चों, जब जंगल में आग लग जाती है ना, तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। तो कवि कहता है, दावानल मीन्स होता है जंगल में लगने वाली आग। तो कवि कहता है कि हे कोयल, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, इसलिए तुम अर्धरात्रि में वेदना भरी आवाज में चीख रही हो? हे कोयल, कुछ तो बोलो। अब बच्चों, यहाँ पर कवि ने तत्सम शब्दों युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है और मृदुल वैभव की रखवाली सी शब्द आया है यहाँ पर, और एक जगह शब्द आया है बच्चों वेदना बोझ वाली सी। ठीक है, तो दोनों जगह पर उपमा अलंकार है। और आपको मैंने पहला पैराग्राफ में भी बताया था कि हर स्थान पर कवि प्रश्न कर रहा है, यहाँ पर भी कवि पूछ रहा है, कोयल से प्रश्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न शैली का प्रयोग है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? अब कवि कहता है कि कोयल से कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जंजीरों को यानी जो कड़ियां, जो हथकड़ियां, लोहे की जंजीरें पहनी हुई हैं कवि ने, उसे कवि ने जंजीरें नहीं कहा, उसे कहा है कि ये गहना है, ये आभूषण है। उन जंजीरों को गहने का प्रतीक माना है। क्यों? क्या देख न सकती, कवि कोयल से कहता है, क्या तुम इन जंजीरों का गहना देख नहीं पा रही हो? हथकड़ियां क्यों? ये हथकड़ियां नहीं है, यह तो ब्रिटिश राज का गहना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए, अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए गए हमारे लिए गहने स्वरूप हैं, आभूषण हैं कीमती, क्योंकि इनको पहन करके हमें गर्व महसूस होता है और इसलिए कवि ने इन्हें आभूषण कहा है, गहना कहा है इन हथकड़ियों को, क्योंकि ये हथकड़ियां उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए पहनी हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कवि कहता है। अब वहां पर अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं बच्चों स्वतंत्रता सेनानियों को। तो कवि कहता है कि वहां पर कोल्हू के बैल की तरह उनसे काम करवाया जाता है, उनको उनसे पत्थर और गिट्टियां तुड़वाई जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर तुड़वाए जाते हैं और अनेक प्रकार की अन्य यातनाएं दी जाती हैं, खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। तो कवि कहता है कि कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू जब चलता है बच्चों तो एक आवाज आती है चूं चूं की। तो कवि कहता है कि कोल्हू की जो चर्रक चूं की आवाज है वह तो हमारे जीवन का संगीत बन चुकी है, मतलब उससे अब हमारे जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे हैं गान, और जिन हाथों से हम बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं उन गिट्टियों को तोड़ करके वास्तव में हम स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं उन पर। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कवि कहता है कि हमारे पेट पर जुआ बांध दिया जाता है और उससे हम लोग पानी खींचते हैं और हमें ऐसा लगता है खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और उस पानी को खींचते हुए हमें ऐसा लगता है
में ऐसा लगता है कि वरन हम पानी नहीं खींच रहे हैं, अपितु हम ब्रिटिश सरकार के अकड़ रूपी कुएं को, अकड़ का कुआं मीन्स अकड़ रूपी कुएं, घमंड के कुएं को खाली कर रहे हैं। अर्थात वह जितनी भी यातनाएं देते हैं हम उन्हें खुशी खुशी गर्व से सहते हैं और हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि इन यातनाओं को सहकर वे हमारे मनोबल को तोड़ नहीं सकते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अगेन बच्चों फिर से देखिए आली शब्द आया है। आली मतलब सखी। हे सखी अर्थात हे कोयल, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। दिन में हमारे ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों को तुम अच्छे से देखती हो और इसलिए तुम रात में गजब ढा रही आली, रात में इस तरह से चीख रही हो वेदना भरी आवाज में, इसलिए तुम दिन में नहीं आती हो क्योंकि हम पर अनेक प्रकार की यातनाएं कष्ट दिए जाते हैं, हमें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, इसलिए तुम रात के समय में जब सब सो गए हैं, चारों तरफ शांति है, इसलिए तुम अपनी वेदना भरी आवाज से रात में गजब ढाने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों। कवि कहता है इस शांत समय में, शांत समय है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चों कि चारों तरफ शांति है, अंधकार है, कालिमामयी रात्रि है। उस समय जब कोई चीखता है या बोलता है उस शांत समय में, शांत स्थान पर, तो कवि कहता है ऐसा लगता है तुम्हारी ये वेदना भरी चीख जो है अंधकार को भेदती हुई आगे बढ़ रही है, अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। रो रही क्यों हो, तुम क्यों इस वेदना भरी आवाज में गा रही हो, रो रही हो। हे कोयल बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तुम चुपचाप रात के समय में इस प्रकार से वेदना भरी चीख के साथ क्या करना चाहती हो। कोई मधुर विद्रोह रूपी बीज हमारे मन में बोना चाहती हो। किसके प्रति विद्रोह, अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह रूपी बीज को हमारे अंदर बोना चाहती हो। इस भांति बो देना चाहती हो कि हम अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए गए अत्याचारों को, कष्टों को हम गर्व से सहें, स्वाभिमान से सहें। क्या तुम कोई विद्रोह रूपी बीज बोना चाहती हो। हे कोयल बोलो। अब बच्चों यहाँ पर फिर से जैसे मैंने बताया कि तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है और विद्रोह बीज और अकड़ का कुआं, अकड़ रूपी कुआं और विद्रोह रूपी बीज, इनमें रूपक अलंकार है और साथ में मानवीकरण अलंकार है। कोयल को संबोधित कर रहा है, उसे बातचीत कर रहा है कवि। प्रश्न शैली का प्रयोग है और दृश्य बिंब है। आगे देखिए बच्चों, काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। कवि कह रहा है बच्चों इन पंक्तियों में कि काली तू, कोयल से कहता है कि तेरा रंग काला है। रजनी मीन्स होता है रात, रात भी काली है अर्थात अंधेरी रात है, गुप्त अंधेरा है, गहन अंधकार है। शासन की करनी भी काली, करनी मीन्स होता है शासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, यानी अंग्रेजी शासन के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह भी काले हैं अर्थात अन्याय पूर्ण है, शोषण से भरे हुए हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो इस समय लहर चल रही है अंग्रेजी सरकार के प्रति, सोच जो है, लहर है, वो भी काली है और कल्पनाएं जो है वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहता है, और मेरी जो काल कोठरी है ये भी काली है। टोपी काली कमली काली, ये जो हमारी टोपी है ये भी काली है और हमारी कमली, कमली मीन्स कंबल, कंबल भी काला है।
मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला वो जंजीरें जिसमें मुझे जकड़ा गया है, जिससे मुझे बांधा गया है, वह भी काली है। तो बच्चों यहाँ पर पूरा काले के साथ कंपेयर किया गया है हर चीज को। कवि ने क्यों किया गया है? काला रंग जो है बेटा निराशा का प्रतीक होता है, निराशा का प्रतीक होता है और अंधकार का प्रतीक होता है। ठीक है, तो उस समय जो काला रंग है इससे कवि ने निराशा के साथ और पूरी तरह एक चारों तरफ जो वातावरण है उसको निराशा का वातावरण बताते हुए काले रंग का प्रयोग किया है। पहरे की हुंकृति की बयाली तिस पर है गाली ए आली, हे आली हे सखी, कि उस पर इतना सब चीजें हैं। शासन की करनी भी काली है, रात भी काली है, सोच भी काली है, यानी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। उस पर पहरे की, अंग्रेजी सरकार के पहरे की हुंकृति, हुंकार, बयाली नागिन के समान, उसकी फुंकार के समान, नागिन के फुंकार के समान प्रतीत होती है। तिस पर है गाली रे आली, उस पर अर्थात अंग्रेजी सरकार गाली देकर बात करती है। अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक हैं, जो ऑफिसर हैं, वो बात कैसे करते हैं? गाली देकर के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, यानी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मनमाती, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है इस काले संकट सागर, संकट रूपी सागर में तुम मरने की ठान कर क्यों आई हो? मरने को मदमाती, मदमाती मैंने प्रसन्नता पूर्वक मरने की ठान कर आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बोलो, तुम्हारे जो चमकीले गीत हैं, कोयल के गीत कैसे होते हैं? मधुर होते हैं, क्योंकि उसका कंठ मधुर है, तो वो जो भी गाती है मधुर ही गाती है। तो कवि कहता है कि तुम अपने चमकीले चमकीले गीतों को, यहाँ पर कवि ने आजादी की भावना जगाने वाले गीतों से कंपेयर किया है, उसकी तुलना करी है। आजादी की भावना जगाने वाले, आशा की किरण जगाने वाले, मनोबल को जागृत करने वाले, बनाए रखने वाले गीतों से ये तुलना करते हुए कहते हैं कि तुम अपने चमकीले गीतों को गा करके क्यों गा रही हो इन विपरीत परिस्थितियों में? विपरीत परिस्थितियां कैसी हैं? चारों तरफ काला ही काला है, निराशा ही निराशा है, उसमें तुम इन आशा भरे गीतों को, आजादी की भावना जगाने वाले गीतों को कैसे गा लेती हो? हे कोयल बोलो। तो बच्चों इसमें भी आपको पता है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रश्न शैली इसमें भी है बच्चों, और दृश्य बिंब निहित है। यानी दृश्य बिंब मैंने पहले भी जो अपने YouTube पर वीडियो डाले हैं उसमें आपको बिंब बताया है, और दृश्य बिंब मैंने उस पर चर्चा भी करी है। तो यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। और काली शब्द में, काली शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया। काले रंग के लिए किया गया है, भयानकता के लिए किया गया, अन्यायपूर्ण शासन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर काला का प्रयोग जो है कई अर्थों में किया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके अतिरिक्त बच्चों संकट सागर में संकट रूपी सागर और हुंकृति की बयाली, हुंकार, नागिन की हुंकार में रूपक अलंकार है। ठीक है, और आपको अनुप्रास अलंकार कहीं जगह पर दिख जाएगा, यही इसी पैराग्राफ में। संकट सागर में भी है अनुप्रास अलंकार, काल कोठरी, काली, कमली काली, ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। आप अच्छी तरह से इससे अवगत हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो बच्चों यहाँ पर कवि ने कोयल और कवि की दशा
कवि की दशा पर में जो अंतर है वो दिखाया है कि दोनों की दशा में अंतर है। तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तेरे भाग्य में तो मिली हरियाली डाली, हरी भरी डालियां हैं जिसको पकड़कर तू झूलती है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे भाग्य में तो यह काल कोठरी लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा तो उन्मुक्त गगन में तू विचरण करती है, नभ भर में उन्मुक्त गगन में तू विचरण करती है, और मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा तो ये 10 फुट का संसार है जिसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अर्थात इस काल कोठरी में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत, जब तू गीत गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी मधुर कंठ की, तेरी मीठे गीतों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर रोना भी गुनाह है, एक अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी विषमता मिस अंतर, यानी तेरे जीवन और मेरे जीवन कितना विषम है, यह सब तू जानती है। बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी यह सब जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। तो युद्ध का संगीत बजा बजा के आजादी की लड़ाई के लिए हमें उत्साहित कर रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कह दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, तुम्हारी इस हुंकार से ओजस्वी, ओज से भरी हुई रचनाएं लिखने के अलावा और मैं कर ही क्या सकता हूँ। तुम्हारी इस हुंकृति, हुंकृति में पुकार पर, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं अपनी कृति से, मैं ओज से भरी हुई कविताएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। हे कोयल बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ, मोहन से मतलब यहाँ पर बच्चों मोहनदास करमचंद गांधी जी से है कि हे कोयल बोलो, मोहनदास करमचंद गांधी जी के संकल्प पर, व्रत पर में संकल्प को पूरा करने के लिए, व्रत पर संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना, आसव, प्राणों का आसव मीस होता है शक्ति, चेतना शक्ति, प्राणों की शक्ति यानी चेतना शक्ति मैं किसमें भर दूं। किस चेतना शक्ति किस लिए भरनी है। आजादी के दीवानों में, आजादी के दीवानों में ये चेतना शक्ति भरनी है, आजादी की लड़ाई के प्रति उत्साह जगाने के लिए मैं ये उत्तेजना किसमें भर दूं। हे कोयल बोलो। तो बच्चों यहाँ पर कविता समाप्त होती है। इस पैराग्राफ के हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं थोड़ा सा। तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, और प्राणों का आसव, प्राणों रूपी शक्ति, प्राण रूपी शक्ति में रूपक अलंकार है, और कोठरी काली में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और बच्चों कोयल के साथ लगातार पूरी कविता में वार्तालाप हो रहा है कवि का, और मैंने बताया है जब सजीव में, निर्जीव में सजीव का चित्रण होता है, यानी कोयल को एक सजीव व्यक्ति के रूप में मान करके कवि से बातें कर रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और फिर से दृश्य बिंब है। मैं फिर से बता दूं बच्चों, दृश्य बिंब वहां होता है जब किसी कविता, घटना या परिस्थिति को पढ़ करके वो दृश्य जब हमारे सामने, आंखों के सामने आने लगता है, इसका मतलब वहां पर कौन सा बिंब है, दृश्य बिंब है। तो यहाँ पर दृश्य बिंब है। उम्मीद है बच्चों कविता पूरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ।